हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप सभी। एक बार फिर से आप सभी का जियोग्राफी वाला जयपुर यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज के इस सेशन में हम मानव उपगम के बारे में पढ़ेंगे। जो मानव विकास के उपगम हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। और उसके बाद में जो ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट है, अभी लेटेस्ट ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट, उसमें इंडिया की क्या पोजीशन है, टॉप 5 कंट्रीज कौन सी है, बॉटम 5 कौन सी है, इंडिया की नेबरहुड कंट्रीज की रैंक क्या है, उसके बारे में सारी चीज़ें डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो चलिए आज का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं, और आज इस सेशन में हम इस चैप्टर को कंप्लीट कर लेंगे, और फिर हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट होने वाला है वो प्राइमरी एक्टिविटीज से रिलेटेड है। तो आज के इस टॉपिक में मैंने मानव विकास के उपागम। अब जो ह्यूमन डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट का इवोल्यूशन हुआ था 1990s के आसपास, महबूब उल हक और अमर्त्य सेन ने किया था। उससे पहले मानव विकास को किस पॉइंट ऑफ व्यू से देखते थे, ऐसी कौन कौन सी थिंग्स को हम इंक्लूड करते थे ह्यूमन डेवलपमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो उसमें है कि मानव विकास की समस्या को देखने के अनेक ढंग है। कुछ महत्वपूर्ण उपागम है आय उपागम, कल्याण उपागम, और न्यूनतम आवश्यकता उपागम, और समता उपागम, कैपेबिलिटी अप्रोच। तो सबसे पहले इस इंडेक्स को देखते हैं 4.1 को। इसमें ये सारी चीज़ें दे रखी है डिटेल से। तो इसमें है सबसे पहले आय उपागम के बारे में। इसमें बोल रखा है कि ये मानव विकास के सबसे पुराने उपागमों में से एक है। इंपॉर्टेंट लाइन है, ऐसा कैसे एग्जाम में उठा के पूछ लेंगे कि मानव विकास के सबसे पुराने उपागमों में से कौन सा एक है, तो ये चार ऑप्शन दे देंगे और आपको इस लाइन को याद रखना है। इसमें मानव विकास को आय के साथ जोड़कर देखा जाता है, जो सोर्स ऑफ इनकम है उसके साथ में ह्यूमन डेवलपमेंट को देखा जाता है। विचार यह है कि आय का स्तर किसी व्यक्ति द्वारा भोगी जा रही स्वतंत्रता के स्तर को परिलक्षित करता है। कोई भी ह्यूमन कितना स्वतंत्र है अपने सोर्स ऑफ इनकम के पॉइंट ऑफ व्यू से, अपने फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, अपनी कैपेबिलिटी के अप्रोच से। तो ये सारी जो पैरामीटर्स है उनको ह्यूमन डेवलपमेंट के रूप में देखा जाता है। आय का ऊंचा स्तर होने पर मानव विकास का स्तर भी ऊंचा होगा। अब जितना अच्छा सोर्स ऑफ इनकम होगा किसी ह्यूमन का, तो उसका विकास है, जो मानव विकास के जो पैरामीटर है, फॉर एग्जांपल हेल्थ, मेडिकल फैसिलिटी, उसका मेंटल इक्विलिब्रियम, ये सारी चीज़ें उनकी उतनी ही अच्छी होगी। नेक्स्ट है कल्याण उपागम। उपागम, ठीक है। पहला तो हो गया इनकम, और दूसरा हो गया जो वेलफेयर अप्रोच है। पहला इनकम अप्रोच हो गई, दूसरी वेलफेयर अप्रोच है। यह उपागम मानव को लाभार्थी अथवा सभी विकासात्मक गतिविधियों के लक्षण के रूप में देखता है। ये उपागम शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक सुरक्षा और सुख सुविधाओं सुख साधनों पर उच्चतर सरकारी व्यय का तर्क देता है। जो वेलफेयर अप्रोच है उसका मेन फोकस क्या है कि ये ऐसी बात करता है कि ये कोई स्टेट होगा और वो अपने जो पॉपुलेशन है उसके कल्याण के लिए काम करेगा। उनके शिक्षा के संबंध में काम करेगा, स्वास्थ्य के संबंध में, सामाजिक सुरक्षा देगा उनको। सामाजिक सुरक्षा का मतलब है वृद्धजनों को पेंशन देगा, और जो काम करने लायक है और उनको रोजगार नहीं मिल रहा है तो रोजगार के अवसर सर्जित करेगा। और सुख साधनों पर उच्चतर सरकारी व्यय पर फोकस करता है। ठीक है। जैसे खान पान है, रहन सहन की अच्छी दशाएं हैं, ये सारी गवर्नमेंट विकसित करके देगी। लोग विकास में प्रतिभागी नहीं है, किंतु वे केवल निष्क्रिय प्राप्त करता है। अब फॉर एग्जांपल जो राशन का गेहूं मिलता है, ठीक है, राशन मिलता है, तो ये योजना है, तो इसमें जो राशन प्राप्त करता है वो कोई गवर्नमेंट को बदले में काम करके नहीं देते हैं, तो उनको एक निष्क्रिय एजेंट के रूप में देखा जाता है कि एक पैसिव एजेंट है ह्यूमन, और वो हर मंथली अपना जो खाने का सामान है वो गवर्नमेंट उसको प्रोवाइड करवाती है। तो ये है सरकार कल्याण पर अधिकतम व्यय करके मानव विकास के स्तरों में वृद्धि करने के लिए जिम्मेदार है। तो गवर्नमेंट रेस्पॉन्सिबल है ह्यूमन डेवलपमेंट के लिए। किस थ्रू किसके थ्रू, जो अधिकतम व्यय करके, ठीक है, अधिकतम व्यय खाद्यान्न में हो गया, जैसे चिरंजीवी योजना हो गया। उसके बाद में जो अलग वृद्धजनों के लिए जो गवर्नमेंट बस में किराया कम लेती है, तो ये भी आय का कल्याण का उपागम है एक। ठीक है, तो ये सारी चीजें इसमें देखी जाती है। उसके बाद में है आधारभूत आवश्यकता उपागम। ठीक है। बेसिक एम्यूनिटीज अप्रोच क्या है, इस उपागम को मूल रूप से अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ने प्रस्तावित किया था। यह भी इम्पोर्टेंट है। ये इन चार उपागमों की जो शुरुआत वाली लाइन है वो इम्पोर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है।
उसके बाद में ये आईएलओ की इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ने ये कॉन्सेप्ट दिया था, ये अप्रोच दी थी। इसमें 6 न्यूनतम आवश्यकताओं जैसे स्वास्थ्य, शिक्षा, भोजन, जलापूर्ति, स्वच्छता और आवास की पहचान की गई थी। इसमें मानव विकल्पों के प्रश्नों की अपेक्षा उपेक्षा की गई। इसमें मानव विकल्पों के प्रश्न की उपेक्षा की गई और परिभाषित वर्गों की मूलभूत आवश्यकताओं की व्यवस्था पर जोर दिया गया। ठीक है। तो बेसिक चीजें यही याद रखनी है आपको कि पहली बात तो इसे आईएलओ द्वारा प्रतिपादित किया गया है और इसमें जो मिनिमम 6 न्यूनतम आवश्यकताएं हैं उन पे फोकस किया गया। ठीक है। नेक्स्ट है समता उपागम, कैपेबिलिटी अप्रोच। अब कैपेबिलिटी अप्रोच को प्रोफेसर अमर्त्य सेन ने प्रतिपादित किया था। संसाधनों तक पहुंच के क्षेत्रों में मानव क्षमताओं का निर्माण बढ़ते मानव विकास की कुंजी है। प्रोफेसर अमर्त्य सेन ने यह बोला था कि यदि संसाधनों तक पहुंच होगी तो मानव क्षमताओं का निर्माण ऑटोमेटिक बढ़ेगा। ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपका जेएनयू का जो एंट्रेंस टेस्ट हुआ था सीयूटी, अभी तो सीयूटी होता है लेकिन जो पहले जेएनयू के एंट्रेंस टेस्ट होते थे पर्टिकुलर कॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो वहाँ पे ये क्वेश्चन पूछा था कि प्रोफेसर अमर्त्य सेन ने कौन सी अप्रोच दी थी मानव विकास से संबंधित। तो आपका ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, वापस रिपीट हो सकता है। और इन 4 उपागमों में जो शुरुआत वाली लाइन है उसको आपको ध्यान रखना है। ठीक है। बेसिक चीज। उसके बाद में मानव विकास का मापन। अब ह्यूमन डेवलपमेंट को कैसे मेजर करते हैं उसके बारे में है कि मानव विकास सूचकांक स्वास्थ्य, शिक्षा और संसाधनों तक पहुंच जैसे प्रमुख क्षेत्रों में निष्पादन के आधार पर देश के क्रम तैयार करती है। ये क्रम 0 से 1 के बीच में स्कोर पर आधारित है और जो देश मानव विकास में महत्वपूर्ण सूचकांकों के अपने रिकॉर्ड प्राप्त करता है। अब इसमें मेन पॉइंट है वो यही है कि इसका जो क्रम है वो 0 से 1 के बीच में होता है। कोई भी कंट्री 0 के नजदीक होगी उसका ह्यूमन डेवलपमेंट निम्न स्तर का होगा, और कोई देश जो 1 के करीब होगा तो उसका ह्यूमन डेवलपमेंट उतना ही बेहतर होगा। स्वास्थ्य का मूल्यांकन करने के लिए चुना गया सूचकांक समय जीवन प्रत्याशा जन्म के समय जीवन प्रत्याशा है। उच्चतर जीवन प्रत्याशा का अर्थ है कि लोगों के पास अधिक दीर्घ और अधिक स्वस्थ जीवन जीने के ज्यादा अवसर है। अब जो भाई लोगों के पास में अधिक विकल्प होंगे, ह्यूमन रिसोर्सेज के पास में नेचुरल रिसोर्सेज का ज़्यादा विकल्प होगा, मेडिकल फैसिलिटी होगी, हेल्थ होगी, एजुकेशन होगी, सोशल एसेसिबिलिटी होगी। तो ये सारी चीज़ें क्या करती है, मानव जीवन को दीर्घ करती है और स्वस्थ बनाए रखती है। तो पहला जो स्वास्थ्य संबंधित हेल्थ संबंधित इंडिकेटर है उसको जन्म के स्थान पर जीवन प्रत्याशा के रूप में इन्होंने लिया है। ठीक है। और नेक्स्ट है प्रौढ़ साक्षरता दर और सकल नामांकन अनुपात ज्ञान तक पहुंच को प्रदर्शित करता है। अब प्रौढ़ साक्षरता दर का मतलब है मैच्योर जो लिटरेसी रेट है उसको बात कर रहा है, और सकल नामांकन अनुपात रेशियो, ग्रोस एनरोलमेंट रेशियो का नॉलेज है वहां तक पहुंच को प्रदर्शित करता है कि बढ़ती आयु के साथ कितने बच्चों ने स्कूल में एनरोलमेंट करवाया है। फॉर एग्जांपल 100 बच्चों ने जन्म लिया है और 100 बच्चों में से कितने बच्चे ऐसे थे जिन्होंने अपने प्राइमरी एजुकेशन में एनरोलमेंट कराया है स्कूल में, तो उसका रेशियो ये देखा जाता है इसमें प्रौढ़ साक्षरता दर और सकल नामांकन अनुपात के ज्ञान के स्तर तक। पढ़ और लिख सकने वाले वयस्कों की संख्या और विद्यालयों में नामांकित बच्चों की संख्या दर्शाती है कि किसी देश विशेष में ज्ञान तक पहुंच कितनी आसान और कठिन है। ठीक है। तो ये विद्यालय में नामांकित बच्चों की संख्या से पता चल जाता है कि किसी भी देश में ज्ञान का स्तर क्या है और शिक्षा की पहुंच कितनी है। ठीक है। अब ये चीज़ तो हमने यहाँ पे डिस्कस कर ली। प्रीवियस सेशन में हमने लिटरेसी रेट का जो डेफिनेशन था उसको डिस्कस किया था, तो आप उसको कमेंट में बताइए कि वो लिटरेसी रेट की डेफिनेशन क्या है। नेक्स्ट है संसाधनों तक पहुंच को क्रय शक्ति अमेरिकी डॉलर के संदर्भ में मापा जाता है, ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है। स्टेटमेंट में आपको क्वेश्चन पूछ लेंगे कि जो संसाधनों तक पहुंच को क्रय शक्ति क्षमता किस में मापी जाती है, रुपये में या फिर डॉलर में या फिर येन में या फिर यूरो में। ठीक है। 4 ऑप्शन देंगे आपको या स्टेटमेंट में पूछ लेंगे। इसमें से प्रत्येक आय को 1/3 बारीता दी जाती है। मानव विकास सूचकांक इन सभी आयामों को दिए गए बारों का कुल योग है। अब ये हमने स्वास्थ्य संबंधित पढ़ा था, साक्षरता में पढ़ा था, और फिर हमने संसाधनों का संसाधनों के बारे में पढ़ा था। ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं। स्कोर 1 के जितना निकट होता है मानव विकास का स्तर उतना ही अधिक होता है। इस प्रकार 0.983 का स्कोर अति उच्च स्तर जबकि 0.268 मानव विकास का अत्यंत निम्न स्तर माना गया है। अब ये लाइन आपको इम्पोर्टेंट है, याद रखनी है। ठीक है। नेक्स्ट है मानव विकास सूचकांक मानव विकास में प्राप्तियों का मापन करता है। यह प्रदर्शित करता है कि मानव विकास के प्रमुख क्षेत्रों में क्या उपलब्धि हुई। फिर भी ये सर्वाधिक विश्वसनीय माप नहीं है।
इसका कारण है कि ये सूचकांक वितरण के संबंध में मौन है। अब यहाँ पे ये बोल रहा है कि जो स्वास्थ्य, शिक्षा और एजुकेशन की बात कर रहे हैं, उनमें जितनी अधिक ग्रोथ होगी, हमें उतना ही अधिक मानव विकास के बारे में पता चलेगा। लेकिन ये यूनिवर्सल नहीं है। कहने का मतलब इसी के आधार पर हम मानव विकास विकास को 100% नहीं मान सकते, क्योंकि इसमें ऐसे बहुत सारे मेजर्स है जिनको इंक्लूड नहीं किया गया है। ठीक है, तो उन पर ये मौन रहता है। ये सिर्फ 3 चीजों पे फोकस करता है, और वो है स्वास्थ्य के संबंध में, शिक्षा के संबंध में, और तीसरा आपका जो मेन फैक्टर है वो जीवन प्रत्याशा के संबंध में। ठीक है, तो इनके अलावा भी बहुत सारे ऐसे फैक्टर हैं जिन पर ह्यूमन लाइफ डिपेंड करती है, तो उनको ये इंक्लूड नहीं करता है। मानव गरीबी सूचकांक मानव विकास सूचकांक से संबंधित है। अब मानव गरीबी सूचकांक, ठीक है, ह्यूमन पॉवर्टी इंडेक्स है, उसका भी संबंध है जो मानव विकास सूचकांक से है। यह सूचकांक मानव विकास में कमी मापता है। ये एक बिना आय वाला माप है। किसी प्रदेश में मानव विकास में कमी दर्शाने के लिए 40 वर्ष की आयु तक जीवित न रह पाने की संभाव्यता, प्रौढ़ निरक्षरता, स्वच्छ जल तक पहुंच न रखने वाले लोगों की संख्या, अल्प बार वाले छोटे बच्चों का संख्या, इसमें सभी इनमें गिना जाता है। जो ये ह्यूमन पॉवर्टी इंडेक्स है, उसमें ये सारी चीजें इंक्लूड की जाती है। उसके बाद में प्राय मानव गरीबी सूचकांक मानव विकास सूचकांक की अपेक्षा अधिक कमी उद्घटित करता है, क्योंकि ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट में 3 चीजों को इंक्लूड करता है, लेकिन जो ह्यूमन पॉवर्टी इंडेक्स है उसमें बहुत सारी चीजों को इंक्लूड करता है। तो कहीं ना कहीं 2 चीजें मिल जाती है और 2 चीजें नहीं मिलती है, तो फिर ह्यूमन जो पॉवर्टी इंडेक्स है वहाँ पे ज्यादा अधिक कमी उद्घटित होती है, हमें ज्यादा ह्यूमन डेवलपमेंट में कमी देखने को मिलती है। मानव विकास के इन दोनों मापों का संयुक्त अवलोकन किसी देश में मानव विकास की स्थिति यथार्थ चित्र प्रस्तुत करता है। एक तो हम ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स और दूसरा ह्यूमन पॉवर्टी इंडेक्स, इन दोनों को साथ में रखकर यदि किसी देश का ह्यूमन डेवलपमेंट निकालने की कोशिश करें तो हमें वहाँ पे स्थिति क्लियर दिखेगी। नेक्स्ट है, मानव विकास को मापने की विधियां निरंतर परिष्कृत हो रही है और मानव विकास के विभिन्न तत्वों को ग्रहण करने की नतून विधियों पर अनुसंधान हो रहा है। अब बदलते टाइम के अनुसार ह्यूमन डेवलपमेंट के मेजरमेंट के जो प्रोसेस है उनमें चेंजेस आ रहे हैं। शोधकर्ताओं ने शोधकर्ताओं ने किसी क्षेत्र विशेष में भ्रष्टाचार के स्तर और राजनीतिक स्वतंत्रता के बीच संबंध को ज्ञात किया है। अब जो रिसर्चर है ह्यूमन डेवलपमेंट से रिलेटेड, उन्होंने एक तो करप्शन के बारे में देखा और एक पॉलिटिकल फ्रीडम के बारे में देखा, तो ये 2 चीजें और पता की कि किसी भी देश में भ्रष्टाचार की क्या स्थिति है और राजनीतिक स्वतंत्रता के बीच में क्या संबंध है। राजनीतिक स्वतंत्रता सूचकांक और सर्वाधिक भ्रष्ट देशों की सूचीकरण पर चर्चा हो रही है। क्या आप मानव विकास के स्तर के अन्य संबंधों के बारे में सोच सकते हैं? अब यहाँ पे 2 चीजें और बताई है हमें कि राजनीतिक स्वतंत्रता सूचकांक और सर्वाधिक भ्रष्ट देशों की सूचीकरण पर चर्चा हो रही है। अब दूसरे और भी बहुत सारे ऐसे फैक्टर है, फॉर एग्जांपल जो नेचुरल रिसोर्सेज है वहाँ तक उनकी एसेसिबिलिटी कितनी है, ठीक है, और उनको जो गवर्नमेंट पॉलिसियाँ हैं वो कितनी 100% में से उनको कितना परसेंट मिल रहा है। ठीक है, ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो इसमें ह्यूमन डेवलपमेंट में इंक्लूड की जा सकती है। अब यहाँ पे एक इनबॉक्स सूचना दे रखी है कि 1990 में प्रतिवर्ष संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम मानव विकास प्रतिवेदन प्रकाशित कर रहा है। ये प्रतिवेदन मानव विकास स्तर के सभी अनुसार सभी सदस्यों की कोटि क्रमानुसार सूची उपलब्ध कराता है। मानव विकास सूचकांक और गरीबी सूचकांक यूएनडीपी द्वारा प्रयुक्त मानव विकास मापन के 2 महत्वपूर्ण सूचकांक है। तो ये दोनों ही यूएनडीपी करता है। कौन कौन से? ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स एंड ह्यूमन पॉवर्टी इंडेक्स। ये दोनों इंडेक्स कौन जारी करता है? ह्यूमन डेवलपमेंट यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। नेक्स्ट है, भूटान विश्व में अकेला देश है जिसने सकल राष्ट्रीय प्रसन्नता ग्रोस नेशनल हैप्पीनेस को देश की प्रगति का आधारिक माप घोषित किया है। अब भूटान एकमात्र ऐसा देश है जो व्यक्ति की प्रसन्नता को भी, हैप्पीनेस को भी ह्यूमन डेवलपमेंट इंक्लूड करता है कि कोई भी व्यक्ति कितना खुश है। ठीक है, कितना खुश है का मतलब है कि उसको संतुष्टि हो रही है, ह्यूमन अपनी जो कैपेबिलिटी है उसके अनुसार काम कर रहा है या नहीं कर रहा, उसको रोजगार मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, स्वस्थ मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, ये सारी चीजें यदि उसको प्रॉपर मिलेगी तो वो स्वस्थ रहेगा या प्रसन्न रहेगा। भूटानियों ने अपने पर्यावरण अथवा सांस्कृतिक एवं आध्यात्मिक जीवन के अन्य पहलुओं को भौतिक प्रगति और प्रौद्योगिकी विकास में होने वाली संभावित नुकसान को सतर्कतापूर्वक तथा ध्यान में रखकर अपनाया है। यानी जो
कल्चरल एंड एनवायरमेंटल और जो आध्यात्मिक जीवन है भूटानियों का, भूटान वासियों का, वो अन्य पहलू जिसमें भौतिक प्रगति, प्रौद्योगिकी विकास, इन संबंधित इनको डेवलप करने के लिए, भौतिक प्रगति और प्रौद्योगिकी विकास करने के लिए जो इन तीन फैक्टर है, इन पर कोई नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं पड़े, ऐसा उन्होंने विकास किया है। इसका साधारण सा अर्थ है कि प्रसन्नता की कीमत पर भौतिक प्रगति नहीं की जा सकती। पर यदि कोई व्यक्ति, यदि फॉर एग्जाम्पल ये कोई भूटान में गांव है और यहाँ से सड़क निकालनी है, हाईवे निकालना है, अब हाईवे भी जरूरी है और लोगों की सेटिस्फेक्शन, प्रसन्नता भी जरूरी है। तो यदि इन लोगों ने मना कर दिया कि यहाँ से ये हाईवे नहीं निकलना चाहिए, ये हमारा जो ग्रामीण परिवेश है, यहाँ पर फर्टाइल लैंड है और हम एग्रीकल्चर करते हैं और हमारी जीवन शैली इसी पे डिपेंड करती है, यदि आप हाईवे बना दोगे तो एक तो गाँव को दो हिस्सों में बांट दोगे और दूसरा हमारे जो बीच में कनेक्टिविटी है वो डिस्टर्ब हो जाएगी, फर्टाइल लैंड चला जाएगा। तो भूटान सरकार यहाँ से हाईवे नहीं निकालेगी खेत के बीच से, ठीक है। तो प्रसन्नता की कीमत पर जो फिजिकल ग्रोथ है वो नहीं कर सकती। सकल राष्ट्रीय प्रसन्नता हमें विकास के आध्यात्मिक, भौतिक और गुणात्मक पक्षों को सोचने के लिए प्रोत्साहित करता है। ये उनकी बेसिक फिलोसॉफी है। नेक्स्ट है हमारा अंतर्राष्ट्रीय तुलनाएं। अब जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है उसमें इंटरनेशनल कंपैरिजन है, उसका क्या है सीन, ठीक है। तो इसको देखने के बाद में हम लेटेस्ट ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट है उसको डिस्कस करेंगे। मानव विकास की अंतर्राष्ट्रीय तुलनाएं रुचिकर है। प्रदेश के आकार और प्रति व्यक्ति आय का मानव विकास में प्रत्यक्ष संबंध नहीं है। किसी भी देश की इनकम और उस देश के व्यक्ति की प्रति व्यक्ति आय मानव विकास का प्रत्यक्ष संबंध नहीं है, डायरेक्ट इनमें रिलेशन नहीं है। प्राय मानव विकास में बड़े देशों की अपेक्षा छोटे देशों का कार्य बेहतर रहा है। इस प्रकार मानव विकास की अपेक्षा निर्धन राष्ट्रों का कोटिक्रम धनी पड़ोसियों से ऊंचा रहा है, ठीक है। इसमें बोल रहा है कि प्राय मानव विकास में बड़े देशों की अपेक्षा छोटे देशों का कार्य बेहतर रहा है। अब बड़े देशों का मतलब यहाँ पे है कि जैसे जो डेवलप्ड कंट्रीज है और जो अंडर डेवलप्ड कंट्रीज है। अब डेवलप्ड कंट्रीज में इतना ह्यूमन डेवलपमेंट हो चुका है कि अभी कोई पॉसिबिलिटी नहीं है उनकी ग्रोथ करने की, लेकिन जो अंडर डेवलप्ड कंट्रीज है उनमें स्वास्थ्य, शिक्षा, जो और दूसरे पैरामीटर है एजुकेशन से संबंधित, ये पैरामीटर अभी ट्रांजिशन फेज में इनका डेवलपमेंट हो रहा है। तो अंडर डेवलप्ड कंट्रीज में ह्यूमन डेवलपमेंट की ग्रोथ ज़्यादा रहेगी और जो डेवलप्ड कंट्रीज है उनमें ह्यूमन डेवलपमेंट की ग्रोथ कम रहेगी। अब इसको एक दूसरे एग्जांपल के तौर पर देखें तो जो अंडर डेवलप्ड कंट्रीज है उनकी रैंकिंग में ज़्यादा चेंजेस आता रहता है, कभी वो 10 ऊपर चले जाते हैं, कभी 10 नीचे चले जाते हैं, कभी 15 ऐसे चले जाते हैं। लेकिन जो डेवलप्ड कंट्रीज होती है वो मुश्किल से एक स्थान या दो स्थान इधर उधर होते हैं, ठीक है। तो इनसे हमें पता चलता है कि जो इंटरनेशनल लेवल पर डेवलप्ड कंट्रीज है उनमें ज़्यादा चेंजेस नहीं आता है, ठीक है। तो उनके पास ज़्यादा ह्यूमन डेवलपमेंट करने के लिए अभी स्कोप अच्छा नहीं है। तो विकसित देशों के पास में इतना अपॉर्चुनिटी है नहीं ह्यूमन डेवलपमेंट को। उसके बाद में नेक्स्ट है, उदाहरण के तौर पर अपेक्षाकृत छोटी अर्थव्यवस्थाएं होते हुए भी श्रीलंका, ट्रिनिडाद और टोबैगो मानव विकास सूचकांक बाद से ऊंचा है। अब जैसे फॉर एग्जांपल ये छोटे छोटे देश हैं लेकिन उनका भी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडिया से ज़्यादा है। अब इसका मेन कारण क्या है, ये यदि आगे ये हम आगे डिस्कस करेंगे। इसी प्रकार कम प्रति व्यक्ति आय के बावजूद मानव विकास में केरल का प्रदर्शन पंजाब और गुजरात से कहीं बेहतर है। अब प्रति व्यक्ति आय का क्या कॉन्सेप्ट है वैसा कि जैसे केरल का प्रति व्यक्ति आय कम है एज कम्पेयर टू पंजाब एंड गुजरात। अब यहाँ पे पंजाब में क्या है, एग्रीकल्चर रिसोर्सेज डेवलप्ड है और गुजरात में इंडस्ट्रियल और एग्रीकल्चर दोनों डेवलप्ड है, ठीक है। तो इस वजह से यहाँ पे जो जनसंख्या रहती है उनका ह्यूमन डेवलपमेंट स्तर ऊंचा होगा। एज नहीं, जो प्रति व्यक्ति आय है इनकी ज़्यादा होगी। फॉर एग्जांपल पंजाब का एक व्यक्ति है जो एक दिन में फॉर एग्जांपल 100 रुपये कमाता है, ठीक है। वहीं केरल का कोई लोग होगा, कोई व्यक्ति होगा, वो एक दिन में 80 रुपये कमाएगा। तो जो 20 रुपये का गैप है प्रति व्यक्ति आय का, ठीक है, ये दर्शाता है कि प्रति व्यक्ति के आय में तो कमी है केरल में,
ठीक है। लेकिन जो ओवरऑल ह्यूमन डेवलपमेंट है, फॉर एग्जांपल मेडिकल सेक्टर में, स्वास्थ्य सेक्टर में, चिकित्सा के सेक्टर में, ये तो तीनों चीज़ें एक ही हो गई। फिर जो एजुकेशन सेक्टर है इसमें, और जो एसेसिबिलिटी है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से केरला में ये सारी चीज़ें अच्छी है। स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन प्रत्याशा, ये सारी चीज़ें हम अभी पॉपुलेशन के डाटा पढ़ेंगे इंडियन ज्योग्राफी में, तो उस समय ये सारी चीज़ें देखेंगे। तो पंजाब की तुलना में केरल में ये चीज़ें अच्छी है। मतलब पंजाब में स्वास्थ्य, शिक्षा और जो स्कूलिंग है, तो उनके पॉइंट ऑफ व्यू से केरल में ये सारी सुविधाएं अच्छी है। तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि प्रति व्यक्ति आय पंजाब की ज़्यादा है तो ह्यूमन डेवलपमेंट भी पंजाब का ज़्यादा होना चाहिए, तो ये बात पॉजिटिव नहीं है। पॉजिटिव नहीं है। एक बार वापस रिपीट करता हूँ, किसी भी देश का प्रति व्यक्ति आय यदि ज़्यादा है और उसका ह्यूमन डेवलपमेंट कम है, तो इसका मतलब ये प्रति व्यक्ति आय और ह्यूमन डेवलपमेंट में पॉजिटिव रिलेशन नहीं है। जिस देश का ह्यूमन डेवलपमेंट अच्छा है उस देश का प्रति व्यक्ति आय कम हो सकता है, और किसी भी देश का प्रति व्यक्ति आय अच्छा है तो उसका ह्यूमन डेवलपमेंट कम हो सकता है। तो ये सारी चीज़ें, ये दोनों चीज़ें मैच नहीं करती है आपस में। ये चीज़ थोड़ी ध्यान रखनी है आपको, कभी स्टेटमेंट में क्वेश्चन पूछ लेगा। नेक्स्ट है, अर्जित मानव विकास स्कोर के आधार पर देशों को 4 समूहों में वर्गीकृत किया जा सकता है। अब जो मानव विकास के संदर्भ में जो 0 से 1 के बीच में पढ़ा था हमने, तो उसके बारे में बात कर रहे हैं। इसमें बेसिकली इनको 4 कैटेगरी में डिवाइड किया हुआ है: अति उच्च, उच्च, मध्यम और निम्न। लो, मीडियम, हाई एंड वेरी हाई। तो पहली बात तो यही आपको याद रखना है कि कितनी कैटेगरी है ह्यूमन डेवलपमेंट की, तो 4 कैटेगरी है। और इसमें जो निम्न कैटेगरी है वो 0.549 यानी 549 से नीचे वाली कैटेगरी है, उसको निम्न मानते हैं, जिसमें 33 देश शामिल है। अब 0.550 से 699, इनके बीच में जो कंट्रीज है, 37 कंट्रीज है, उनको हम मीडियम कैटेगरी में मानते हैं। और 0.700 से 799 के बीच में जो 53 कंट्रीज है उसको हम उच्च कैटेगरी का मानते हैं। और जो 800 से ऊपर है, 800 से ऊपर है, उनको हम 67 देशों को वेरी हाई ह्यूमन डेवलपमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं। अब यहाँ पे जो मैंने 549 और उसके बाद में 550 ये सारी चीज़ें बोली है, तो ये पॉइंटों में है, ठीक है। यहाँ से ये 0 से 1 के बीच में है, तो अब यहाँ पे हो सकता है कि 0.01, 0.02 ऐसे करके ये सारी चीज़ें डिसाइड होती है। मतलब 0 से 1 के बीच में 1000 की गिनती, ठीक है, पॉइंट में। ठीक है, तो वो सारी चीज़ें यहाँ पे उसके पॉइंट ऑफ व्यू से 0.549, फिर बाद में 0.549 से नीचे, और 0.550 से 0.699 के बीच में। तो ये ऐसे हाईरार्की बढ़ती जाती है। अब जैसे ह्यूमन डेवलपमेंट का स्तर बढ़ता जाता है वैसे ही देशों की संख्या भी बढ़ती जाती है। ये भी आपको एक बात याद रखनी है, इम्पोर्टेंट। ठीक है, जो लो कंट्रीज है, लो ह्यूमन डेवलपमेंट है, वहाँ पे 33 है, फिर मीडियम में 37 है, फिर हाई में 53 है, फिर वेरी हाई में 66 है। तो ये आपको थोड़ा ट्रेंड पता करना, मतलब ट्रेंड को याद रखना, ये दो चीज़ें माइंड में रखनी है। वैसे तो इम्पोर्टेंट तीनों ही हैं, आपको पूछ लेंगे, मीडियम स्तर पूछ लेंगे और ये तीनों ऑप्शन दे देंगे आपको। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें ध्यान में रखनी है। अब नेक्स्ट है, उच्च मानव विकास वाले देशों में जिनका स्कोर 0.8 से ऊपर है, यानी 0.8 का मतलब है 0.800, ठीक है, 0.800 से ऊपर है। मानव विकास प्रतिवेदन 2020 के अनुसार इस वर्ग में 67 देश सम्मिलित है। तालिका 4.3 इस वर्ग में प्रथम 10 देशों को दर्शाती है। अब ये तालिका पुरानी है, ठीक है, ये 2020 की है। अभी हम 2021-22 का डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, 2020 में इंडिया की रैंकिंग थी वो 130 थी। ठीक है, तो एक बार इस तालिका को देखते हैं। इसमें टॉप पे है नॉर्वे, फिर आयरलैंड, स्विट्जरलैंड, हांगकांग, चीन वाला, और आइसलैंड, फिर जर्मनी, स्वीडन, ऑस्ट्रेलिया, नीदरलैंड और डेनमार्क। इनमें मैक्सिमम कंट्रीज है वो यूरोप की है। जैसे हम एक तो इसको छोड़ दें, हांगकांग को, और उसके बाद में स्वीडन, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया को छोड़ दें, तो ये सारी कंट्रीज है वो यूरोप की है। ठीक है, लेकिन प्रेजेंट टाइम में सिचुएशन अलग है। 2021-22 की बात करें, 2021-22 की बात करें, तो 2020 में तो ह्यूमन डेवलपमेंट में इंडिया की रैंक थी वो थी 130। वही 2021 में इंडिया की रैंकिंग हो गई है 132। पहली बात तो ये याद रखनी है कि 2021 के ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट के अनुसार इंडिया की रैंकिंग 132 है। अब इसमें जो टॉप कंट्रीज है, टॉप 5 कंट्रीज है, उसमें एक बार इसको हम कहाँ पे देखते हैं, यहीं पे कर लेते हैं।
टॉप 5 कंट्रीज है, उसमें पहले नंबर पर है स्विट्जरलैंड। ठीक है। दूसरे नंबर पर है आपकी नॉर्वे। तीसरे नंबर पर है आपका आइसलैंड। चौथे नंबर पर है आपका हांगकांग। पांचवें नंबर पर है आपका ऑस्ट्रेलिया। अब यहाँ पे देखिए, स्विट्जरलैंड कहाँ पे था, 3 नंबर पे था, लेकिन 2021 में ये 21-22 में टॉप पे आ गया। उसके बाद में नॉर्वे सेकंड नंबर पे आ गया। और उसके बाद में नेक्स्ट है आइसलैंड। आइसलैंड यहाँ पे 4 नंबर पे था, लेकिन यहाँ पे 3 नंबर पे है। हांगकांग 4 नंबर पे, तो 4 नंबर पर ये फिर ऑस्ट्रेलिया टॉप 5 में आ गया है। ठीक है, तो आयरलैंड यहाँ से बाहर हो गया है। तो ये है टॉप 5। और उसमें बॉटम 5 में सबसे लास्ट में है 1991 पे, एक मिनट सॉरी, 191 नंबर पे है साउथ सुडान। उसके बाद में 190 पे है चाड, ये अफ्रीकन कंट्रीज है। उसके बाद में 189 पर है नाइजर। उसके बाद में 188 पर है जो चेक गणराज्य है, वो है। और 187 पर है बुरुंडी। ये सारी कंट्रीज अफ्रीकन के सेंट्रल अफ्रीकन कंट्रीज है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। और उसके बाद में इंडियन जो सब कॉन्टिनेंट है, इंडियन नेबरहुड कंट्रीज है, उसमें टॉप पर है 73 नंबर पर है श्रीलंका। उसके बाद में 79 पर है चाइना, 79 पर। और 127 पर है भूटान। और 143, अब ये तो इंडिया से अच्छा है इनका ह्यूमन डेवलपमेंट, लेकिन 143 पर है नेपाल। और 161 पर है हमारा जो प्रॉब्लम क्रिएट करता है, वो है पाकिस्तान। ठीक है, तो पाकिस्तान का ह्यूमन डेवलपमेंट जो इंडेक्स है वो सबसे नीचे है हमारी जो नेबरहुड कंट्रीज में है उसमें। ठीक है, और जो 4 इंडिकेटर्स है इनके ह्यूमन डेवलपमेंट के, उनको भी एक बार देख लेते हैं वापस। इसमें पहला तो है लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ, जन्म के समय जीवन प्रत्याशा। जन्म के समय जीवन प्रत्याशा पहला हो गया। दूसरा है एक्सपेक्टेड ईयर ऑफ स्कूलिंग। ठीक है, जो एक्सपेक्टेड ईयर ऑफ स्कूलिंग का मतलब है कि एवरेज स्कूलिंग वर्ष क्या है, औसतन स्कूल वर्ष क्या है, कि कोई भी व्यक्ति अपने जीवन काल में कितने वर्ष औसतन एवरेज स्कूल जाता है। उसके बाद में मीन ईयर ऑफ स्कूलिंग। ठीक है, ये मीन ईयर एक्सपेक्टेड का मतलब औसत नहीं होता है, ये अंदाजा है कि एक वर्ष एक जीवन वर्ष में एक किसी व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति अपने जीवन में कितने वर्ष स्कूल जाता है। ठीक है, स्कूल वर्ष किसी व्यक्ति के जीवन काल में, के जीवन काल में। और दूसरा है मीन ईयर ऑफ स्कूलिंग, जो औसत स्कूल वर्ष है वो कितना है। अब ये तो हम किसी पर्टिकुलर व्यक्ति की बात कर रहे हैं, लेकिन ये हम ओवरऑल पॉपुलेशन की बात कर रहे हैं। नेक्स्ट है ग्रोस नेशनल इनकम है, उसमें पर कैपिटा जो जीएनपी है। ठीक है, प्रति व्यक्ति आय, प्रति व्यक्ति आय। तो ये 4 पैरामीटर है जिन पर हम ह्यूमन डेवलपमेंट को कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, और आपको ये तो पता ही है यूएनडीपी इसको जारी करता है। और आपको जो जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है, अब उसमें जन्म के समय जो जीवन प्रत्याशा है वो है आता है, ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल नंबर 3 में आता है, सॉरी 4 में। ठीक है, और स्कूली शिक्षा के अपेक्षित वर्ष है, वो भी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, सॉरी ये 3 में आता है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 3 में आता है। और स्कूलिंग के संबंध में आए वो दोनों सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 4 में आते हैं। और राष्ट्रीय सकल राष्ट्रीय आय है, जो प्रति व्यक्ति आय है, ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 8 में आता है। ठीक है, तो ये बातें भी आपको ध्यान में रखनी है, डीप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो ये था हमारा जो मेन ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट इंडिया की थी, उसमें मेजर पैरामीटर ये थे। और इसमें हम यदि जीवन प्रत्याशा देखें, ठीक है, भारत की जीवन प्रत्याशा कितनी है, तो जन्म के समय जीवन प्रत्याशा वो है 67.2। अभी ये
ईयर नहीं है, परसेंटेज नहीं है, यहाँ पे ईयर है। ठीक है, 67.2 ईयर। लाइफ एक्सपेक्टेंसी है इंडिया की 67.2 ईयर। मतलब एक व्यक्ति ऑन एन एवरेज इंडिया में इतने साल जीता है। नेक्स्ट है हमारा स्कूली वर्ष। जो स्कूली शिक्षा में शिक्षा का जो अपेक्षित वर्ष है वो है 11.9 वर्ष। एक व्यक्ति इंडिया में ऑन एन एवरेज 11.9 वर्ष स्कूल जाता है, और एवरेज है वो है 6.9 वर्ष। ठीक है, ये तो प्रत्येक व्यक्ति की बात हो रही है। ये टोटल पॉपुलेशन का एवरेज है, कि टोटल पॉपुलेशन का एवरेज निकाले तो हर एक व्यक्ति 6.9 वर्ष स्कूल जाता है। और जो राष्ट्रीय आय है, प्रति व्यक्ति राष्ट्रीय आय, ग्रोस नेशनल इनकम है वो है 6,590 अमेरिकी डॉलर। ठीक है, तो ये चार पांच चीजें ये भी आपको इम्पोर्टेंट है, याद रखनी है। ठीक है, अब नेक्स्ट है, अभी हमने इंडेक्स देख लिया कि जो ह्यूमन डेवलपमेंट का जो लेवल है वो चार पैरामीटर के आधार पर होता है: अति उच्च, उच्च, मध्यम और निम्न। उसके बाद में हमने स्कोर भी देख लिया, और उसमें देशों की संख्या थी उसको भी देख लिया। फिर हमने इंडिया की देखी कि इंडिया की जो प्रेजेंट टाइम में रैंकिंग है वो 132 है 2021-22 में। और टॉप 5 देख लिए, टॉप बॉटम देख लिए, और इंडिया के नेबरहुड कंट्रीज देख ली। ठीक है, तो इसमें इंडिया के नेबरहुड में श्रीलंका, चाइना और भूटान इंडिया से ऊपर है, बाकी नेपाल और पाकिस्तान इंडिया से नीचे है। उसके बाद में जो पैरामीटर थे उनको हमने देखा है। तो अब हम एक बार और जो बची चीज़ें हैं उनको स्पीड से देख लेते हैं, जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। जिसमें पहला है वो ये शुरुआत में बोल रहा है कि उच्च मानव विकास समूह में 53 देश सम्मिलित है। आप पाएंगे कि शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं को उपलब्ध करवाना सरकार की महत्वपूर्ण प्राथमिकता है। अभी ये फॉर एग्जांपल जो सर्व शिक्षा अभियान है, चिरंजीवी योजना है, ये गवर्नमेंट चला रही है। तो ये इनकी प्राथमिकता है। यह जानना महत्वपूर्ण है कि उच्चतर मानव विकास वाले देश वे हैं जहाँ सामाजिक खंड में बहुत निवेश हुआ है। लोगों और सुशासन में उच्चतर निवेश ने इस वर्ग के देशों को अन्य देशों से सर्वथा अलग कर दिया है। अब वहाँ पर जो सोशल पैरामीटर है वो इतना हाई है कि लोगों में अंडरस्टैंडिंग इतनी हाई है, एजुकेशन अच्छी है, हेल्थ अच्छी है उनकी, पर कैपिटा इनकम अच्छा है उनका, और वो मीन एवरेज जो स्कूलिंग है, जो ये सारी चीज़ें वहाँ पे हाई रहती है। ये घात करने का प्रयत्न कीजिए कि देशों की आय का कितना प्रतिशत इन सेक्टरों पर खर्च करता है। अब वहाँ पर पहली बात तो सोसाइटी डेवलप्ड कंडीशन में है ना, तो वहाँ पे कम इन्वेस्ट करेंगे ना तो भी कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि लोगों की इनकम ज़्यादा रहती है। इंडिया जैसी कंट्री में फॉर एग्जांपल इंडिया और अमेरिका को कंपेयर करें तो अमेरिका में सोसाइटी इतनी डेवलप हो चुकी है कि वहाँ पे यदि गवर्नमेंट हेल्थ पर खर्चा नहीं करे ना तो भी वहाँ पे लोग वहन कर सकते हैं अपने खर्चे को। लेकिन इंडिया में ये पिक्चर उल्टी है। यहाँ पे गवर्नमेंट हेल्थ पर इतना खर्च नहीं करे। जो जीडीपी का परसेंटेज है इंडिया में हेल्थ सेक्टर में वो ज़्यादा है एज कम्पेयर टू अमेरिका। तो हम कभी कभी जो राजनेता है स्टेटमेंट देते रहते हैं कि इंडिया में जीडीपी का इतना परसेंट हेल्थ पर खर्च कर रहे हैं, लेकिन जो दूसरे देश है अमेरिका ब्रिटेन है वो कम कर रहे हैं। अरे भाई वो कम करेंगे क्योंकि उनका सोसाइटी का डेवलपमेंट का लेवल है वो इतना हाई है। हमें जो परसेंटेज है जीडीपी का वो और बढ़ाना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे लोगों को जितनी अच्छी हेल्थ की फैसिलिटी मिलेगी, जितनी अच्छी एजुकेशन की फैसिलिटी मिलेगी, तो लोग उतने ही जल्दी विकसित होंगे, उनकी सोच विकसित होगी। और अभी प्रेजेंट टाइम में क्या है कि लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा है तो वो मिड डे मील का खाना खाते हैं, ठीक है, स्कूल में। तो ये तो स्कूल में एनरोलमेंट रेशियो बढ़ाने के लिए, चलो ये तो पॉजिटिव बात है। लेकिन जो राशन का गेहूं है या चावल है, तो ये लोग क्या करते हैं कि जो गरीब लोग हैं जिनके पास रोजगार के संसाधन उपलब्ध नहीं है, तो वो क्या करते हैं कि जो अनाज मिलता है, गेहूं मिलते हैं, चावल मिलते हैं, शक्कर मिलती है, तेल मिलते हैं, गवर्नमेंट उनको राशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देती है। जब उन लोगों को अच्छी शिक्षा दोगे, वो पढ़ लिख लेंगे और वो कामयाब हो जाएंगे, तब वो ये राशन का गेहूं लेने के लिए नहीं भागेंगे, राशन का चावल लेने के लिए नहीं भागेंगे, तेल और आटा लेने के लिए नहीं भागेंगे। ठीक है, तो फिर वो एक सोशल सेग्रीगेशन, जो सोशल स्टेटस है ह्यूमन का, वो थोड़ा ऊपर उठ जाएगा। लोग पढ़ा लिखा होगा, एजुकेटेड होगा, हेल्थ फैसिलिटी उसके पास अच्छी होगी, सोर्स ऑफ इनकम उसके पास अच्छा होगा, तो वो राशन का गेहूं लेने क्यों जाएगा? पहली बात तो उसको सोशल स्टेटस को मेंटेन करना पड़ेगा फिर। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें अमेरिका में हो चुकी है। ठीक है, वहाँ पे ये राशन के गेहूं वगैरह वाली ऐसी कोई फैसिलिटी नहीं है। ये सारी जो अंडर डेवलप्ड कंट्रीज है या डेवलपिंग कंट्रीज है उनमें ये फैसिलिटी सारी है। तो अभी इंडिया में प्रेजेंट टाइम में जो जीडीपी का रेशियो है, जीडीपी का रेशियो जो हेल्थ सेक्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से, एजुकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है, सोशल जो
डेवलपमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इनमें अभी जो परसेंटेज है जीडीपी का थोड़ा और बढ़ना चाहिए, ठीक है। तो अभी ये 1-2% या तो 1% से कम है, कहीं पे एजुकेशन में 1%, 2%, 3% तक है, 4% तक, ठीक है। इनको बढ़ाना है, ठीक है। इनको लगभग 5-6%, 7% करना है। तो जितना ज़्यादा खर्च करेगी एजुकेशन सेक्टर पर, मेडिकल सेक्टर पर, तो जितना बहुत कम टाइम में इंडिया इन जो मुद्दों से बाहर निकल जाएगा, ठीक है। तो फिर बाद में बिल्कुल ही करना नहीं पड़ेगा इनको। फिर नेक्स्ट है, आप देखेंगे कि क्या आप कुछ अन्य लक्षणों के बारे में सोच सकते हैं जो इन देशों में समान हो। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस कर ली कि आप देखेंगे कि इनमें अनेक देश पूर्व साम्राज्य शक्तियां रही है, जैसे ब्रिटेन का जो उपनिवेश रहा है इंडिया। उसके बाद में इन देशों में सामाजिक विविधता की डिग्री उच्च नहीं है। उच्च मानव विकास स्कोर वाले देश यूरोप में अवस्थित है। अभी हमने पढ़ा था टॉप 10 में 8 कंट्रीज है यूरोप की है। वे औद्योगिकृत पश्चिमी विश्व का प्रतिनिधित्व करते हैं। जो इंडस्ट्रियलाइज्ड सिविलाइजेशन है वेस्टर्न वर्ल्ड की, उनको लीडिंग करता है, उनको प्रतिनिधित्व करते हैं। फिर भी गैर यूरोपीय देशों की संख्या आश्चर्यचकित करने वाली है, उन जिन्होंने इस सूची में अपना स्थान बनाया है। जैसे हमने ऑस्ट्रेलिया का पढ़ा था, जो हांगकांग चीन का पढ़ा था, तो ये यूरोपियन कंट्रीज नहीं है। एक टाइम में ये जो यूरोपियन पावर्स थी उनके आधिपत्य में थे, लेकिन आज उनसे कॉम्पीट कर रहे हैं ह्यूमन डेवलपमेंट में। मानव विकास के स्तरों वाले देशों के वर्ग विशालतम है। मानव विकास के मध्यम स्तर वाले देशों के वर्ग विशालतम है। मानव विकास वर्ग में कुल 37 देश है, ठीक है। सॉरी, यहाँ पे मध्यम की बात हो रही है, सॉरी। मानव विकास के मध्यम स्तरों वाले देशों का वर्ग विशालतम है। मध्यम मानव विकास वर्ग में 37 देश है, अभी हमने पढ़ा था ना यहाँ पे 37 मध्यम। इनमें से अधिकांश देशों का विकास द्वितीय विश्व युद्ध के बाद की अवधि में हुआ है। जो डेवलपमेंट है उन देशों में वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद में हुआ है, यानी 1950s के बाद में हुआ है इनका डेवलपमेंट। इस वर्ग में कुछ देश पूर्वकालीन औपनिवेशिक थे, जबकि अन्य अनेक देशों का विकास 1990 ईस्वी के तत्कालिक सोवियत संगठन के पश्चात हुआ है। अब हम जो लाटविया, लिथुआनिया और ये जो पोलैंड, हंगरी, कजाकिस्तान, ये सारे पढ़ते हैं, तो ये यूएसएसआर का विघटन हुआ था, उस समय इनका डेवलपमेंट हुआ था। इनमें से अनेक देश अधिक इनमें से अधिक देश लोकोन्मुखी नीतियों को अपनाकर तथा सामाजिक भेदभाव को दूर करके तेजी से अपना विकास स्कोर में सुधार कर रहे हैं। अब जो कल्याणकारी नीतियां हैं उनको बढ़ावा दे रहे हैं। जो सोशल इनइक्वालिटी है उनको दूर कर रहे हैं। अब सोशल इनइक्वालिटी किसी भी कंट्री में दूर होगी, किसी भी कंट्री में सोशल इनइक्वालिटी को मैं जो सोशल इनइक्वालिटी को बढ़ावा नहीं देंगे वहाँ पे, तो वहाँ पे क्या करेंगे, लोग घुल मिल के रहेंगे और जैसा भी काम होगा वो वर्ग के हिसाब से नहीं होगा, ठीक है। हर कोई लोग उनको बढ़ावा देंगे। इनमें से अधिकांश देश में उच्चतर मानव विकास के स्कोर वाले देशों की तुलना में सामाजिक विविधता अधिक पाई गई है। इस वर्ग के अनेक देशों में अपने अभिनव इतिहास में राजनीतिक अस्थिरता और सामाजिक विद्रोह का सामना किया है। इन्होंने हिस्ट्री में सोशल अनस्टेबिलिटी, सॉरी, पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी एंड जो सोशल मूवमेंट हुए थे उनका सामना किया था। मानव विकास के निम्न स्तरों वाले देशों की संख्या 33 है। इनमें से अधिकांश देश हैं जो राजनीतिक उपद्रव, गृह युद्ध के रूप में सामाजिक अस्थिरता, अकाल, बीमारियों की अधिक घटनाओं के दौर से गुजर रहे हैं। अभी जो हमने सूडान, चाड और नाइजर, ये चेक गणराज्य, ये सारी चीज़ें पढ़ी थी हमने। तो ये क्या है कि राजनीतिक उपद्रव है, यहाँ पे पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी नहीं है। ये गृह युद्ध से ग्रसित है, सामाजिक अस्थिरता है, यहाँ पर अकाल पड़ते हैं, बीमारियां तरह तरह की जनरेट होती रहती है हर साल। तो ये इन सारी नेगेटिव चीज़ों से ग्रसित है, इसलिए वहाँ पे ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स हाई नहीं है उन देशों की। सुविचारित नीतियों के माध्यम से इस वर्ग के देशों की मानव विकास की आवश्यकताओं के साथ समाधान की तत्काल आवश्यकता है। कहने का मतलब यूनाइटेड नेशन को यहाँ पे इंटरफेयर करना चाहिए और सुविचारित नीतियाँ लागू करनी चाहिए यहाँ पे, जो इनका ह्यूमन डेवलपमेंट ऊपर कर सके। और नेक्स्ट है, यहाँ पे एक चीज़ दे रखी है कि मानव विकास प्रतिवेदन 2006 में भारत का स्थान 126वें स्थान पर था और 2020 में ये 131वें स्थान पर चला गया है। ये भारत का 130 30 देशों से पीछे होने का क्या कारण हो सकता है, ठीक है। तो यही है कि यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट रेट है, ठीक है, रोजगार नहीं मिल रहा है, जिसकी वजह से प्रति व्यक्ति आय नहीं बढ़ रही है लोगों की। उसके बाद में हेल्थ और जो फैसिलिटीज है इनमें ग्रोथ तो हो रही है, ठीक है, लेकिन डेवलपमेंट कहीं ना कहीं लैग कर रहा है। तो ये सारी चीज़ें हैं। उसके बाद ये फैक्चुअल बेस्ड क्वेश्चन पूछ सकते हैं, इंडिया की 2006 की रैंकिंग पूछ सकते हैं आपसे एग्जाम में।
ठीक है। 2006 में ह्यूमन डेवलपमेंट में इंडिया की रैंकिंग क्या थी, क्योंकि ये यहाँ पे बॉक्स बना के लिखा है इन्होंने, तो एग्जाम में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट है, मानव विकास की अंतर्राष्ट्रीय तुलनाएं कुछ अत्यंत रुचिकर परिणाम दर्शाती है। प्राय लोग मानव विकास के निम्न स्तर के लिए लोगों की संस्कृति को दोष देते हैं। अब कुछ लोग ऐसे हैं जो कल्चरल उनका पॉइंट ऑफ व्यू है, उसको अ, दोस्त ठहराते हैं कि हमारी संस्कृति ऐसी है, इस वजह से हमारा ह्यूमन डेवलपमेंट अच्छा नहीं है। ठीक है, तो ये बात बिल्कुल गलत है। उसके बाद में उदाहरणतः क देश के मानव विकास इसलिए कम हुए हैं क्योंकि उनके लोग धर्म का अनुसरण करते हैं, गैर समुदाय के हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये बोल रहा है कि ये दो धर्म है, ए और बी, और ये दो देश है। अब यहाँ पे क्या है, जो व्यक्ति ए धर्म को फॉलो कर रहे हैं उनका मानना है कि हमारे धर्म की वजह से हमारा डेवलपमेंट नहीं हो रहा है। ठीक है, लेकिन बी देश है, वो क्या करता है, ए धर्म को भी मानता है और बी धर्म को भी मानता है, लेकिन यहाँ पे स्वास्थ्य, शिक्षा, चिकित्सा, स्कूलिंग शिक्षा अच्छी है। ठीक है, तो यहाँ पे धर्म के आधार पर हम नहीं बोल सकते हैं कि ह्यूमन डेवलपमेंट कहीं ना कहीं रुका हुआ है, ऐसी बात नहीं है। ठीक है, एक प्रदेश में मानव विकास के निम्न स्तर उच्च स्तर क्यों दर्शाए जाते हैं, यह समझने के लिए सामाजिक सेक्टर पर सरकारी व्यय के प्रतिरूप को देखना या जानना महत्वपूर्ण है। जो सोशल सेक्टर है वहाँ पर सरकारी व्यय कैसा हो रहा है, चिकित्सा के सेक्टर में गवर्नमेंट कितना व्यय कर रही है, स्कूलिंग के सेक्टर में गवर्नमेंट कितना व्यय कर रही है, इन सारी चीज़ों को देखना देखना पड़ेगा एक बार। ठीक है, तो ये ऐसा बोल रहा है कि यानी किसी देश का ह्यूमन डेवलपमेंट या किसी क्षेत्र का हमें ह्यूमन डेवलपमेंट देखना। फॉर एग्जांपल, इंडिया में दो स्टेट है, एक राजस्थान का एग्जांपल है और दूसरा झारखंड का एग्जांपल है। ठीक है, तो अब राजस्थान में जन कल्याणकारी नीतियाँ एजुकेशन के सेक्टर में, हेल्थ के सेक्टर में, और जो प्रति व्यक्ति आय या रोजगार से के सेक्टर में कौन कौन सी नीतियां हैं, उसका कंपैरिजन हम झारखंड से कर लेते हैं। ठीक है, तो झारखंड में ये यदि अच्छी नीतियां होगी राजस्थान से, तो झारखंड का ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट अच्छा आएगा, और वहीं पे राजस्थान की नीतियां अच्छी होगी तो झारखंड से राजस्थान ह्यूमन डेवलपमेंट में आगे रहेगा, ये बात बोल रहा है। देश का राजनीतिक परिवेश तथा लोगों को उपलब्ध स्वतंत्रता भी महत्वपूर्ण है। अब पॉलिटिकल स्टेबिलिटी और उसके बाद में फ्रीडम भी इम्पोर्टेंट है। मानव विकास के उच्च स्तरों वाले देश सामाजिक सेक्टरों में अधिक निवेश करते हैं और राजनीतिक उपद्रव और अस्थिरता से प्राय स्वतंत्र होते हैं। अब अमेरिका में हम नहीं देखते हैं कि वहाँ पर राजनीतिक अनस्टेबिलिटी है और वहाँ पे लोगों की स्वतंत्रता कम है, ऐसी चीज़ें वहाँ पे नहीं है। ठीक है, इन देशों में संसाधनों का वितरण भी अपेक्षाकृत समान है। ठीक है, सोशल लेवल पर, इकोनॉमिक लेवल पर उनका जो रिसोर्सेज डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न है वो भी इक्वल है। दूसरी ओर मानव विकास के निम्न स्तर वाले देशों को सामाजिक सेक्टर के बजाय प्रतिरक्षा पर अधिक व्यय करते हैं, वो रक्षा क्षेत्र में ज़्यादा खर्च करते हैं। फॉर एग्जांपल पाकिस्तान का एग्जांपल है, तो अभी वहाँ पे कहने का मतलब खाने के लिए उनके पास में अनाज नहीं है, लेकिन वो जो डिफेंस सेक्टर में नई नई टेक्नोलॉजी लाते हैं। ठीक है, पैसे ज़्यादा वेस्ट उधर करते हैं, तो ये आप एग्जांपल देख सकते हैं। उसके बाद ये दर्शाता है कि देश राजनीतिक अस्थिरता वाले क्षेत्रों में पड़ता है और त्वरित आर्थिक विकास प्रारंभ नहीं कर पाते हैं। अब ऐसे पाकिस्तान जैसे देश है जो आर्थिक विकास को बढ़ावा तो देना चाहते हैं, लेकिन वहाँ पे पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी इतनी ज़्यादा है, कभी तो संवैधानिक गवर्नमेंट होती है, कभी सैन्य गवर्नमेंट होती है, तो ऐसे करके ये क्या है, जैसे ही विकास शुरू होता है तो एक दूसरे के अड़ंगा अड़ा देते हैं, और फिर वो सारी जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट हुआ था वो सारा का सारा धरा रह जाता है, और जो डिफेंस के सेक्टर में इन्वेस्टमेंट हुआ था पाकिस्तान में वो बना रहता है, क्योंकि पॉलिटिकल जो गवर्नमेंट है वो भी चाहेगी कि प्रतिरक्षा मजबूत हो, और सैन्य गवर्नमेंट तो चाहती है कि हमारे पास वो हथियार हो आधुनिक जो हमें किसी भी कंडीशन में जीत दिला सके। ठीक है, तो ये प्रतिरक्षा पर ज़्यादा फोकस करना और आर्थिक सेक्टर में कम फोकस करना, ये इनकी जो अस्थिरता का मेजर कारण है। ठीक है, तो ये था हमारा ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट के संबंध में। ठीक है, तो चलिए आज के इस सेशन में मानव विकास के संबंध में यही था, और इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से हम इंडिया के 12th क्लास के एनसीईआरटी के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए अभी 12th क्लास की एनसीईआरटी चल रही है, और 11th क्लास की एक एनसीईआरटी हमने डिस्कस कर ली है, तो उसको आप जरूर देखिए, जिसकी प्लेलिस्ट आपको इस वीडियो के लिंक में मिल जाएगी। और साथ में ही इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए, अपनी राय दीजिए। ठीक है, और आने वाले टाइम में ज्योग्राफी से संबंधित जो हाईलाइटेड पोर्शन है, थ्योरीज है, कॉन्सेप्ट है, ये सारी चीज़ें, जियोमॉर्फोलॉजी, क्लाइमेटोलॉजी, ओशिनोग्राफी, इनसे संबंधित आपको जो फैक्चुअल चीज़ें हैं वो देखने को मिलेगी। तो चलिए आज के इस सेशन में इतना ही है। थैंक यू।